हेलो। सही। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली माइक ना थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था तो अब सही हो गया। खैर, तो हम अपने हमारा बेटा लास्ट डिस्कशन लेक्चर ये था कि हम ऑर्डर और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर रहे थे, राइट। आज हम लोग उसी को आगे लेके चलेंगे और बस एक छोटी सी नसीहत याद रखिएगा कि जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे होते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि एक दफा अगर आप किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से ऑर्डर निकाल लें तो उसे लिख लिया करें। हम लोग सिर्फ मेंटली याद रखते हैं तो उसमें बहुत सारी ना मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो बस का ख्याल रखेंगे हम लोग। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ठीक है। जैसे आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के अंदर कंसंट्रेशन और रेट के रिलेशंस दिए हुए हैं। ओके। जैसे बेटा 3 2 के साथ 4 दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन 6 2 के साथ 8 9 4 के साथ 24 दिए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इन कॉन्सेंट्रेशन और रेट के रिलेशन को यूज करके बताओ कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, मैं आप फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को। इस टेबल में आप हमेशा अपनी फर्स्ट रो को स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि मुझे जितने कंपैरिजन करने हैं वो सारे कंपैरिजन अपनी फर्स्ट रो से करने हैं बस। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट और सेकंड रो को कंपेयर करें बेटा, तो आप कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आपने 2 टाइम्स इंक्रीज की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 2 टाइम्स इंक्रीज करने से आपका रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 2 टाइम्स। अब आप सोचें थोड़ी देर कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो, रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो, तो व्हाट इज दैट? दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब यह हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ये क्या हो गया बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। आगे चलता हूं, जरा फर्स्ट रो को थर्ड के साथ कंपेयर करें। अब देखें, वो नसीहत यूज करूंगा मैं यहां पे। आपको एक दफा किसी रिएक्टेंट का रेट ऑर्डर पता चल जाए ना, उसे भूलना नहीं है। जब आपको आपका एग्जामिनर 2 डिफरेंट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके दे रहा हो, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट रेट निकालो जो आपको पता हो। मैं एग्जाम्पल दूंगा, जरा देखिएगा, अब आपको पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी। देखें, फर्स्ट रो को अगर आप थर्ड वाली रो से कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा उसने ए को भी चेंज किया और बी को भी। हाँ, लेकिन आपको ए और बी में से ए तो पहले से पता है, बिल्कुल पता है। तो जो चीज आपको पहले से पता है, पहले आप उसका चेंज निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल आप चेक करें, उसने 3 से 9 कर दिया भाई, 3 टाइम चेंज किया। आप सोचें, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के रिस्पेक्ट से ये फर्स्ट ऑर्डर है और आप इसे 3 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए? 3 टाइम्स। तो आपने कहा 4 × 3 12। अब सारा खेल स्टेटमेंट का है। अगर आपको मेरा स्टेटमेंट समझ आ गया, बस आपको पूरी लॉजिक समझ में आ गई। देखिए बेटा, अगर इस बॉक्स में 12 लिखा होता, अगर, तो आपको पता है ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू बी 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि 12 तो विद रिस्पेक्ट टू ए होगा ना। और अगर इस बॉक्स में 12 नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ दिस चेंज। मैंने कहा ना, जिसे स्टेटमेंट समझ आ गया ना, बस उससे पूरी लॉजिक समझ में आ गई। तो दिस चेंज, ये कितना चेंज है बेटा? ये 2 टाइम्स चेंज हुआ है। आप चेक करें, उसने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को कितने टाइम चेंज किया है? 2 टाइम्स। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम चेंज हो, रेट भी 2 टाइम चेंज हो,
इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। तो आपने कहा विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी फर्स्ट ऑर्डर। तो बेटा फर्स्ट प्लस फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल। क्या बनाऊंगा रेट की इक्वेशन? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। ठीक है, हमने अपनी फर्स्ट रो को अपना स्टैंडर्ड बना दिया। ठीक है, बन गया स्टैंडर्ड। अब हम कंपेयर करना शुरू करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड रो से। चेक कीजिए, उसने ए को 2 टाइम्स इंक्रीज किया, उसने बी को 2 टाइम्स इंक्रीज किया। ओके, 2 टाइम्स इंक्रीज किया, 2 टाइम इंक्रीज किया। आपका रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 2 टाइम्स। सबसे पहला तो सवाल यह है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इन दोनों में से कोई एक फर्स्ट है और एक जीरो है। अगर दोनों को 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो 4 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए था ना। आप बोल रहे हैं 2 टाइम्स इंक्रीज किया, 2 टाइम इंक्रीज किया, आपका रेट सिर्फ 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक जीरो है और एक क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन अब आप ये इससे बता नहीं सकते। तो नेक्स्ट चलते, आगे चलते, जरा आइए थर्ड रो पे आइए, चेक कीजिए। देखिए, उसने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को कांस्टेंट रखा। ओके, उसने ए को 3 टाइम्स चेंज किया। चेक करें, आप देखें, ए को 3 टाइम चेंज करने से आपका रेट कितने टाइम्स चेंज हो रहा है? 3 टाइम्स। अब देखें, हम पहले डिसाइड कर चुके थे कि दोनों में से कोई एक जीरो है और एक फर्स्ट है। हम थर्ड रो से कंप्लीट कंक्लूजन पे आ गए कि विद रिस्पेक्ट टू ए अगर ये फर्स्ट है तो ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आप कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर बेटा, with respect to concentration of B जीरो ऑर्डर हो गया बेटा। 1 प्लस जीरो का मतलब हो गया 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर ओवरऑल। बेटा अगर आपको बोला जाए इसकी रेट इक्वेशन लिखो, तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये होगी बेटा। दैट्स इट। नेक्स्ट चलता हूं, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा देखिएगा मेरी फोर्थ एग्जाम्पल। आपने अपनी फर्स्ट रो को बेटा स्टैंडर्ड बना दिया। ठीक है, अब जरा कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट और सेकंड रो को कंपेयर कीजिएगा। सारा खेल स्टेटमेंट्स का है, तो उस पर अच्छे तरीके से तवज्जो दीजिएगा। देखिए बेटा, आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 2 टाइम्स इंक्रीज की, आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 2 टाइम्स इंक्रीज की, आपका रेट 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। रुक के बात को सुने, इसके दो मतलब है, तीसरा कोई मतलब ही नहीं है। या तो दोनों फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर है, या फिर इन दोनों में से कोई
एक सेकंड ऑर्डर है और एक जीरो है। अब हाँ, सिर्फ इतना पता चल सकता है, यानी फर्स्ट और सेकंड रो को कंपेयर करने से मुझे समझ में आ गई कि या तो दोनों फर्स्ट फर्स्ट है, या फिर इनमें से एक सेकंड है और दूसरा क्या है, जीरो है। बस इतना पता चल सकता है और नहीं पता चल सकता। आगे चलता हूं, जरा देखिएगा। जरा फर्स्ट रो को थर्ड के साथ कंपेयर करें। आप चेक करें, कांस्टेंट आ गया 5 5 है। अब देखें, इसने 3 से 9 कर दिया। भाई 3 टाइम चेंज किया। आप चेक करें, इसको 3 टाइम चेंज करने से ये कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, 9। ऑटोमेटिकली समझ में आ गई कि ए अगर सेकंड ऑर्डर है तो ऑटोमेटिकली बी क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा। अब देखें, आपने लिखा विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर with respect to concentration of B जीरो ऑर्डर। तो बेटा 2 + 0 इज इक्वल टू 2, यानी सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल। अब देखें बेटा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का क्या लिख देंगे, स्क्वायर। हो गया, जिंदगी में सुकून आ गया। अब मैं आपको एक सवाल बताता हूं जिसमें मैंने 3 रिएक्टेंट लिए हैं। बस याद रखिएगा मेरी नसीहत, एक दफा अगर किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से ऑर्डर आ जाए बेटा, उसे याद रखना है और पहले उसी से सॉल्व करना है, अननोन को बाद में देखेंगे। अब देखिएगा, जरा चेक करते हैं, इंशाल्लाह अब चीजें और जल्दी समझ में आ जाएंगी। देखें, फर्स्ट रो को कंपेयर कीजिए, आपका स्टैंडर्ड है। आप चेक करें, y कांस्टेंट है, a को 2 टाइम्स इंक्रीज, सॉरी x को 2 टाइम्स इंक्रीज किया, z को 2 टाइम्स इंक्रीज किया, दोनों को 2 टाइम्स इंक्रीज किया। आपका रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इसके दो मतलब है, दो, या तो x और z दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, या तो x और z में से कोई एक सेकंड ऑर्डर है और दूसरा जीरो ऑर्डर है। दो ही मतलब हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चेक करें, थर्ड रो को कंपेयर कीजिएगा फर्स्ट रो के साथ। x कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है। आप चेक करें, उसने z को कितने टाइम्स चेंज किया है, 3 टाइम्स। चेक करें, इसके 3 टाइम चेंज करने से आपका रेट कितने टाइम्स चेंज हुआ है। अब आपके पास दो डिसीजंस आ गए। क्या, अगर z सेकंड ऑर्डर है तो ऑटोमेटिकली x क्या हो गया, जीरो हो गया। आगे चलो, अब जरा फर्स्ट रो को लास्ट वाली रो से कंपेयर करें। चेक करें, आपके एग्जामिनर ने चालाकी क्या की है, x को 4 टाइम्स बढ़ा दिया। आपको पता है आपको x को इग्नोर करना है। क्यों, वो जीरो ऑर्डर है, उसके इंक्रीज डिक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा, कोई बात नहीं, इग्नोर मारे, आ जाए। अब आपको y और z दोनों ही चेंज करती हैं। उसने z को भी चेंज किया, उसने y को भी चेंज किया। तो मेरी नसीहत क्या है, पहले उसे करें जो आपको पता।
अब जैसे चेक करें उसने z को कितने टाइम्स चेंज किया बेटा, z को 2 टाइम्स। बताएं अगर z सेकंड ऑर्डर है और z को 2 टाइम्स चेंज किया तो आपका रेट 4 टाइम्स बढ़ना चाहिए। गौर से देखिएगा बेटा, मैंने इसे 4 टाइम्स चेंज कर दिया, ये देखें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इससे आपको समझ आ जाएगा। अगर इस बॉक्स में 40 लिखा हुआ होता तो उसका क्या मतलब होता? y ऑटोमेटिकली 0 ऑर्डर हो जाता। अब अगर यहां 40 नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स, सुनना स्टेटमेंट, इट मीन्स दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ दिस चेंज y। अब आप चेक कर लें, आपने y कितने टाइम्स चेंज किया है? 2 टाइम्स। बताएं आपका रेट कितने टाइम्स चेंज हुआ है? 2 टाइम्स। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम चेंज करो, रेट 2 टाइम्स चेंज हो, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब देख लें हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गया। हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 0 हमेशा, छोड़ दिया हमने। वो एक दफा कोई चीज 0 हो जाए ना, उस रो को हटा दे। अब वो बेवकूफ बनाने के लिए दे रहा है। जाहिर बात है जब 0 ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। हमने उसको क्यों, वो क्या करता है उस 0 को भी चेंज करता रहता है ताकि बच्चे ना डिस्ट्रैक्ट हो जाए कि यार इसने ये क्यों चेंज किया, कर रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे। विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y it's first, and with respect to concentration of z it is second। तो बेटा 0 प्लस 1 प्लस 2 3 हो गया। आप कहेंगे थर्ड ऑर्डर ओवरऑल। आगे देखिएगा, अगर आपको रेट इक्वेशन लिखनी हो, x मत लिखिएगा, बस उसमें k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y कॉन्सेंट्रेशन ऑफ z का स्क्वायर। ये बन गई बेटा आपकी रेट इक्वेशन। एक सवाल आपको और दिया है मैंने ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ आ जाए खेलते कैसे हैं इसमें। देखिएगा आपको ए बी सी दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है कोई इशू नहीं है। आपने अपनी फर्स्ट रो को बेटा अपना स्टैंडर्ड बना देना है, ठीक है बन गया। आ जाए जरा चेक कीजिएगा, फर्स्ट रो को सेकंड रो से कंपेयर कीजिएगा। आप चेक करें उसने सी कांस्टेंट रखा हुआ है, ओके सी को नहीं छेड़ा। उसने ए की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स चेंज किया, उसने बी की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स चेंज किया। ओके चेक करें रेट कितने टाइम्स चेंज हुआ। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो दोनों क्या है फर्स्ट फर्स्ट, या दोनों में से एक सेकंड है और एक 0 है। ये हो गया, समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। चले नेक्स्ट देखिएगा, उसने ए और सी कांस्टेंट रखा हुआ है, ओके चेक करें उसने बी को चेंज किया है, सिर्फ फर्स्ट रो से कंपेयर करें 3 टाइम्स। इसके 3 टाइम्स चेंज करने से आपका रेट 3 टाइम्स चेंज हो रहा है, यस और नो। अब आप बताएं अगर कंसंट्रेशन 3 टाइम्स चेंज हो, रेट 3 टाइम्स चेंज हो, व्हाट डज इट मीन फर्स्ट ऑर्डर। तो पता है दो दो डिसीजंस हो गए। अगर बी फर्स्ट हो गया, ए ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑर्डर हो गया, क्योंकि हम ये पहले डिसाइड कर चुके हैं
या तो दोनों फर्स्ट है या फिर दोनों में से एक सेकंड और एक जीरो है। तो डिसाइड तो हम पहले कर चुके थे, हो गया फैसला। अब आ जाओ आखिरी पे, अब आएगा मजा। उसने तीनों चेंज किए, ए भी चेंज किया है, बी भी चेंज किया है, सी भी चेंज किया है, ठीक है। लेकिन आप देखें, ए बी सी में से दो चीजें आपको पहले से पता है। तो जो आपको पता हो पहले आप उसकी वर्किंग करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ जाएं, एक एक करके करते हैं आराम आराम से। उसने ए को कर दिया है हाफ। ए फर्स्ट ऑर्डर था। इस ए की वजह से इसे कर दो हाफ, कर दो हाफ। क्या आंसर आ गया? 3। ए हो गया। अब आ जाओ, उसने बी को कर दिया हाफ। आप भी विद रिस्पेक्ट टू बी इसे कर दो हाफ। 1.5 आ गया। 1.5। ये जो 1.5 आंसर आया है आपका, ये किसकी वजह से आया है? ए और बी की वजह से, राइट। अब आ जाओ, आप चेक करो आपको बॉक्स में क्या लिख के दिया हुआ है। ऑब्वियसली सी क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि 1.5 तक का चेंज तो सिर्फ ए और बी की वजह से आया है। इसका मतलब आपके सी का चेंज कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा। अगर सी का चेंज इफेक्ट करता, इस बॉक्स में 1.5 ना होता, कुछ और होता। इसका मतलब ये हो गया सी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो ऑर्डर। काश आप उसकी चालाकियां समझ जाएं। तो आपने कहा विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ ए फर्स्ट, with respect to concentration of B first, with respect to concentration of C 0, 1 plus 1 plus 0 is equal to 2, यानी सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल। एक आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है इंशाल्लाह इतने क्वेश्चन बच्चों के साथ अगर डिस्कस कर लिए जाएं तो उन्हें ना ट्रिक समझ में आ जाती है, कंसंट्रेशन और रेट से ऑर्डर कैसे निकालते हैं। आ जाएं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, फोकस्ड रहिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा। फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ कंपेयर कीजिए, फिर थर्ड के साथ कंपेयर कीजिए एंड सो ऑन। चलें चेक करते हैं। आप देखें बेटा, उसने वही हरकत की है कि उसने x को भी चेंज किया, उसने y को भी चेंज किया। भाई उसने x को चेंज किया है 2 टाइम्स, उसने y को चेंज किया है 2 टाइम्स। आपका रेट चेंज हो रहा है 4 टाइम्स। इसके दो मतलब है, या तो दोनों फर्स्ट फर्स्ट हैं या एक जीरो है और एक सेकंड है। हो गई बात खत्म, आगे आ जाओ, ये डिसाइड हो चुका है। आगे चलते हैं, जरा फर्स्ट रो को थर्ड रो से कंपेयर करें। उसने क्या किया? एक्स को हाफ किया है, हाफ। आप चेक करें, एक्स को हाफ करने पर आपका रेट 1/4 टाइम कम हो रहा है। क्या चीजें, क्या चीज डिसाइड हो गई? एक्स क्या हो गया? और बताओ, अगर एक्स सेकंड ऑर्डर हो गया तो ऑटोमेटिकली वाई क्या हो गया? जीरो हो गया, जीरो। अब आते हैं जेड के ऊपर, ठीक है, चलो। अच्छा, जीरो का मतलब क्या होता है? इस पूरी रो पे ना ऐसे निशान मार दो, दफा करो, क्योंकि अब ये आपको सिर्फ किस चीज के लिए दे रहा है? कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है बस। जीरो का मतलब अब कुछ नहीं चेंज होने वाला। अब आते हैं एक्स और जेड के कंपैरिजन पे। देखो, उसने एक्स को भी चेंज किया, उसने जेड को भी चेंज किया। जो आपको पहले से पता हो पहले उस पर वर्किंग करें। चले आए, ये आपने 3 टाइम चेंज किया, राइट। इसका मतलब है ये 9 टाइम चेंज होना चाहिए, यस और नो? तो
नाइन इंटू 8 ना, 72। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर इस बॉक्स में 72 लिखा होता, सोचे, तो इसका क्या मतलब हो जाता? Z भी जीरो है, यहां 72 नहीं लिखा, इट मीन्स दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ दैट चेंज। अब आप देखें, आपने Z को 3 टाइम्स इंक्रीज किया किया। आप चेक करें 72 से 216 तक का चेंज कितने टाइम्स है? हाँ भाई, 72 इंटू 2 कितना है ये? नहीं, 72 इंटू 4, 216 क्यों आ रहा है? इसका मतलब है इस है 3 टाइम्स चेंज हुआ। तो 72 इंटू 3 करो, हाँ तो सही है ना। यानी अगर Z 3 टाइम्स चेंज हो रहा है तो आपका रेट भी 3 टाइम चेंज हो रहा है, राइट? मैं समझा वैल्यू गलत दी हुई है, वैल्यू सही दी हुई। तो Z 3 टाइम चेंज हुआ, 72 से 216 3 टाइम चेंज हुआ। अब अगर कंसंट्रेशन 3 टाइम चेंज करो, रेट भी 3 टाइम चेंज हो रहा हो, व्हाट डज इट मीन? इट इज फर्स्ट ऑर्डर। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो, हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। ये पहला तरीका है। फर्स्ट मेथड क्या है कि आपको रेट और कॉन्सेंट्रेशन के डेटा गिवन होगा, टेबल गिवन होंगे, और वो आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ओवरऑल ऑर्डर बताओ, यूनिट्स बताओ एंड इक्वेशंस वगैरह लिखो। ठीक है, तो अब आप इसमें लिख सकते हैं ना बेटा कि विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, ये हो गया सेकंड ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई हो गया बेटा जीरो, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड हो गया ये बेटा फर्स्ट। और अगर आप इसका ओवरऑल ऑर्डर निकालें बेटा, तो 2 + 0 + 1, यानी कि थर्ड ऑर्डर ओवरऑल। इक्वेशन बना लेते हैं बेटा, तो के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स का क्या लिखेंगे बेटा? स्क्वायर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड को लिखेंगे बस। और इसमें किसे इंक्लूड नहीं करेंगे बेटा? जिसके कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, उसका रेट इक्वेशन में रहने का कोई हक नहीं है। ये हो गया एक तरीका। पता है, जो मेरे डिस्कशन क्वेश्चंस होंगे उसे देखेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह आपको और अच्छी बातें समझ में आ जाएंगी। ये हो गया पहला तरीका, नंबर 1। नंबर 2, यूनिट्स ऑफ के। यूनिट्स ऑफ के एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है, बस वो याद रखिएगा। देखो बेटा, के इज इक्वल टू होता है मोल पर DM³
1 - n सेकंड इनवर्स। ये फॉर्मूला है, आपको किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का के का यूनिट निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। और अगर आप इसे याद रख लें तो बहुत ही आसान है, आपको कहीं पे वर्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें के यूनिट्स क्या होंगे और इसमें के यूनिट्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे जीरो ऑर्डर है, ठीक है, एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, एन का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ आपको बेटा। लुक एट हियर, इसे जीरो ऑर्डर है, ठीक है, जीरो। आपने कहा के यूनिट निकाले आपने, कैसे बेटा, ये देखिएगा, के इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब 1 - 0 सेकंड इनवर्स। पता है आपके पास यूनिट क्या आएंगे? मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स। आ जाओ दोबारा समझाता हूँ। चलो अगर सपोज करो आपको फर्स्ट ऑर्डर का देखना हो, कैसे देखेंगे ये देखिएगा। के इज इक्वल टू, आपने लिखा मोल पर डीएम क्यूब 1 - 1। 1 - 1 क्या होगा? जीरो। और कोई भी चीज़ जीरो हो जाए तो वन हो जाएगी, तो सब खत्म हो गया, वन रह गया। तो मतलब के यूनिट्स क्या हो जाएंगे बाबू? सिर्फ सेकंड इनवर्स। कितना आसान है। दोबारा सुनो, सेकंड ऑर्डर। हमारे सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक है, मैं तुम्हें थर्ड भी बता दूंगा ताकि थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाए। ये लो, के इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब 1 - 2। 1 - 2 का मतलब ये हो गया मोल पर डीएम क्यूब -1 सेकंड वन। अगर आप इसे खोल के लिखेंगे तो ये बन जाएगा मोल -1 माइनस माइनस प्लस सेकंड -1 हो जाएगा। आगे आ जाओ बेटा, थर्ड ऑर्डर पे सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज के लिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। देखिएगा, के इज इक्वल टू, आपने लिखा मोल पर डीएम क्यूब 1 - 3 सेकंड इनवर्स। आप देखें जरा, ये हो जाएगा ना मोल DM - 3 -2 आ जाएगा ऊपर। अब सॉल्व करो, आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा मोल -2 माइनस माइनस प्लस, 2 3 × 6, तो DM हो जाएगा 6 सेकेंड इनवर्स। क्या मैं ऐसा समझूं, क्या मैं वैसा समझूं? समझ आ गया? तो हम यूनिट्स ऑफ के को देख के भी बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, एंड सो ऑन। एक छोटी सी चीज और है इसी के साथ, वो है हाफ लाइफ। लेकिन ना जैसे यहाँ पे भी जो हाफ लाइफ है, अ, वो हाफ लाइफ भी एग्जैक्टली वैसे ही, डेफिनेशन बेस्ड तो वैसे ही है। आप हाफ लाइफ किसे कहते हैं? कोई वो टाइम जो किसी रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में लगे। यहाँ पे भी यही है,
वहां पे भी वो हाफ होने में टाइम लगता है, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में जो टाइम लगता है, या फिर हाफ ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो हम पहले छोटी सी इसकी डेफिनेशन वाली बात पहले देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हाफ लाइफ, इसे हम लोग यूजुअली लिखते हैं बेटा टी हाफ, ठीक है। अच्छा, पहले तो डेफिनेशन छोटी सी फॉर्मेलिटी के लिए, टाइम टेकन टू half the initial concentration of reactants, और ऐसा भी तो हो सकता है when half of the product is formed। half of the product is formed, कोई सी भी जो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में टाइम लगता है, आप उसे बोलते हैं टी हाफ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले पहले मैं इसको यहाँ पे छोटी सी एक बात पे आपसे समझा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए बेटा। टी हाफ इज इक्वल टू concentration of reactant upon 2K। First order, T half is equal to 0.693, आपको याद होगा नेचुरल लॉग जिसे कहते हैं कि कांस्टेंट, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर की जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1 अपॉन concentration of R K। अच्छा, अब यहां पे बात को समझना है, छोटी सी बात को। सबसे पहली चीज तो ये, इस फॉर्मूला से आपको समझ क्या आ रहा है? इस फॉर्मूला से समझ ये आ रहा है कि जीरो ऑर्डर की टी हाफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी टी हाफ ज्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी टी हाफ कम होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप में। चेक करें फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो आपने नोट करनी है चीजें, उन्हें देखें। आप फर्स्ट ऑर्डर को गौर से देखें बेटा, और चेक करें कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पूरी इक्वेशन में कहीं है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ इसकी टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो मतलब आपकी फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ कांस्टेंट होती है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती नहीं। अगर करती तो इक्वेशन में होती, इक्वेशन में है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती।
आपको जगह जगह पेपर में बेवकूफ बनाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते तो व्हाट विल बी द टी हाफ ऑफ दैट रिएक्शन। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती ही नहीं है। तीसरी और आखिरी बात नोट करने वाली है क्या, कि बेटा हमें पता चल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर की टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। क्या सीखा, सीखा ये कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे टी हाफ कम होती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाओगे टी हाफ बढ़ती जाएगी। अब पता है इसे याद रखने से अब आपको वो 9 ग्राफ में से बाकी के 6 ग्राफ समझ में आ जाएंगे। कैसे, सुनिएगा, मैं वापस लेके जा रहा हूं आपको। कुछ अरसे पहले मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, ये रहा। मैं इसे थोड़ा छोटा करके कोशिश करता हूं सारे की जगह। अब देखिए बेटा, ये जो ग्राफ बनाए हैं ना मैंने, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और इनमें से भी अगर आप इन ग्राफ को कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्ट को, आप सिर्फ रिएक्टेंट ले लें या सिर्फ प्रोडक्ट ले लें, तो अब आपको समझ में आएगा कि ये जो मैं तीन ग्राफ पे बना रहा हूं, जरा देखो, मैं इसको अलग से मेंशन करता हूं ताकि मेरी बात, ये ग्राफ, ये ग्राफ और ये ग्राफ, आप इन तीनों ग्राफ्स में डिफरेंस इजीली कर सकते हैं अगर आपको टी हाफ पता हो। अगर मैं आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दूं और आपको मैं एक्स एक्सिस पे टाइम भी दे दूं और मैं आपको बोलूं 10 मोलर है, तो आप क्या करेंगे, 10 मोलर से 5 मोलर पे टाइम निकाल लेंगे, फिर 5 मोलर से 2.5 मोलर पे टाइम निकाल लेंगे, फिर 2.5 मोलर से 1.25 पे टाइम निकाल लेंगे, तो आपके पास टी हाफ टी हाफ टी हाफ आ जाएंगी। अगर टी हाफ डायरेक्टली रिलेशनशिप में आ रही हो तो इसका मतलब है ग्राफ किसका हो गया, जीरो। अगर टी हाफ पे कोई फर्क ही ना पड़ रहा, कांस्टेंट आ रही हो सारी, इसका मतलब है फर्स्ट होगा, और अगर इनवर्स आ रहा हो तो इसका मतलब है सेकंड होगा। तो हम ये जो तीन ग्राफ जिन पे मैंने स्टार बनाए हैं, इन तीन ग्राफ को हम प्रूफ करेंगे किससे, उसी टी हाफ वाली वैल्यू से, कि टी हाफ का रिलेशनशिप कॉन्सेंट्रेशंस के साथ क्या होता है। ठीक है, ये जो तीन मैंने ग्राफ आपको बताए थे, उस वक्त भी आपको याद होगा जब मैंने आपको लेक्चर दिया था, मैंने आपसे कहा था आप शक्ल देख के नहीं बता सकते है ना, आप कंफ्यूज होंगे फर्स्ट और सेकंड में कि सर सिर्फ अकेला ग्राफ दिया हो तो हम कैसे पहचान सकते, नहीं पहचान सकते। लेकिन अब सुन ले मेरा स्टेटमेंट, अगर एक इंडिविजुअल ग्राफ दिया हो और उसमें आपको टी हाफ की वैल्यूज दी हो तो आप बता सकते हैं, फिर तो मसला ही नहीं, आराम से निकाल लेंगे आप। तो हम अब जो कुछ करने जाएंगे वो होगा इन ग्राफ की जस्टिफिकेशन। किससे होगी बेटा, हाफ लाइफ से। मेरे ख्याल से इसे नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, एक क्लास में और, सही है इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा ग्राफ्स के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।